हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडिया जो जेबीटी कमीशन आगे कुछ महीनों में होने वाला है, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज से हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री के टॉपिक, जिसमें हम भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे और शुरू से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच से कोई भी टॉपिक उठाया और कर लिया। तो हम जो है शुरू से एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको इतिहास, भारतीय इतिहास, वेद पुराण मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज हम करेंगे इंडियन जीके जेबीटी कमीशन के लिए, जो कि सबसे पहला रहेगा हमारा भारतीय इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। तो आप याद रखेंगे, हमारे देश भारत को इंडिया नाम किसने दिया है? ये दिया है यूनानियों ने। तो चलिए अब जानते हैं भारत सामान्य परिचय। और ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, जो डेली हम टॉपिक करेंगे, उनमें से ज़रूर जेबीटी कमीशन में एग्ज़ाम, जेबीटी कमीशन हो या टीजीटी कमीशन हो, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, उनके जो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पक्का ही पूछे जाएंगे। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। तो चलिए देखते हैं। भारत सामान्य परिचय। भारत एक विशाल महाद्वीप है जो तीनों ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। इसे आर्यव्रत, ब्रह्मवर्त, हिंदुस्तान तथा इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भूगोल वेदों ने इसकी स्थिति के लिए चतुस्थान स्थितम शब्द का प्रयोग किया था। तो आप याद रखेंगे, प्राचीन जो भूगोल वेता थे उन्होंने भारत को क्या नाम दिया? चतुस्थान संस्थितम, ये नाम दिया गया है प्राचीन जो भूगोलवेता थे उनके द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण है और इसकी रचना की है आचार्य पाणिनि जी ने। तो सबसे पहले जो भारतवर्ष का सर्वप्रथम नाम आया है वो कहाँ पे आया है? वो आया है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। और याद रखिएगा, अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण है जिसकी रचना की है पाणिनि ने। नेक्स्ट देखते हैं, देश का भारत नामकरण ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम से किया गया है। ऋग्वेदिक काल में जो है प्रमुख जन यानी कि लोग होते थे जिन्हें जन के नाम से ही किया गया है, जिसका नाम था भरत। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको जानने के लिए हमें 3 स्रोत हैं हमारे पास। सबसे पहला स्रोत क्या है? ये है साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि जो भी साहित्य हमारे पास वेद पुराणों की रचना की गई है, वो उनसे हमें एक तो इतिहास का पता चलता है। और दूसरा है विदेशियों के वृत्तांत, यानी कि जो भी विदेशी हमारे देश भारत घूमने के लिए आए, उन्होंने जो भी अपने अकॉर्डिंग जो भी यात्रियों ने यहाँ पर देखा, उसे उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, जिसके बारे में भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जितने की भी हमारे यहाँ वे मंदिर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके द्वारा भी हम लोग जो है अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो 3 स्रोत हैं, ये हैं साहित्यिक साक्ष्य, विदेशियों के वृत्तांत और पुरातात्विक साक्ष्य। चलिए सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जितने वेद पुराण, जितने भी लिखित में जो भी हमारे पास अवेलेबल है, उससे भी हम लोग जो हैं अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं विस्तार से इस क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया है। साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ तथा बौद्ध एवं जैन साहित्य आदि को शामिल किया गया है। वेदों की संख्या 4 है, ये सब आपको पता होगा। वेदों की संख्या कितनी है? ये है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और तथा अथर्ववेद। तथा वेदांग के अंतर्गत
और वेदांग जो हैं ये वेदों को समझने के लिए जो है वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग है 6, तो आप याद रखेंगे वेदांग कितने हैं 6। और वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। एक बार फिर से देखेंगे वेदांग कितने हैं 6, जो कि कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। नेक्स्ट है यजुर्वेद काठक, कशिशठल, मैत्रातेय, तैत्तिरीय और वाजसनेयी शाखाओं में बंटा हुआ है। जो यजुर्वेद है वो बहुत सारी शाखाओं में बंटा हुआ है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है श्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी, गृह सूत्र में लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों में धर्म सूत्र एवं धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो जितने भी धर्म सूत्र हैं उनमें जितने भी जैसे कि पारलौकिक कर्तव्य और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक जितने भी उस समय में काम हुए हैं उन सब का जो है उल्लेख हमें मिलता है, जिससे हमें साहित्यिक रूप से जो अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों में। अभी हम साहित्य के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक निकाय तथा जातक आदि से अनेक ऐतिहासिक संप्रतियाँ मिलती हैं। जो बौद्ध ग्रंथ का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक, उससे भी जो है हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश से मौर्यकालीन पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो दीपवंश और महावंश से क्या मिलता है? मौर्यकालीन पर्याप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है नागसेन रचित मिलिंद पन्हो। तो नागसेन ने कौन सी किताब लिखी है? ये लिखी है मिलिंद पन्हो इन्होंने किताब लिखी है, और जिसमें कि हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचना मिलती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हिंद यवन शासक जो कि मिनांडर थे उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो उनके बारे में जानकारी मिलती है नागसेन के मिलिंद पन्हो से। और मिलिंद पन्हो किसने लिखी? ये लिखी नागसेन ने। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनसे हमें, बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि उस समय पे कौन कौन सी सांस्कृतिक, कल्चरल हमारी क्या थी और इकोनॉमिक हमारा स्टेटस कैसा था। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से। नेक्स्ट पॉइंट है जातक ग्रंथों में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की चर्चा मिलती है। जो जातक भी एक बौद्ध धर्म है उसका एक पवित्र ग्रंथ है, और जिसमें कि भगवान बुद्ध के बचपन की कहानियाँ वर्णित है जातक में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जातक क्या है, किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और इसमें भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित बहुत सारी कथाएँ बताई गई हैं। नेक्स्ट है कथा वस्तु में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है आगम। तो जो आगम है ये जैन साहित्य को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आगम। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, अंगों की संख्या 12 है। तो आप याद रखेंगे जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उसका नाम है अंग, और इसकी संख्या, अंगों की संख्या कितनी है? 12। इन 12 अंगों में जो है प्रत्येक का एक उपांग भी है। तो आप सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि आगम क्या है? ये है जैन साहित्य, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम है अंग, और इन पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं। इन्हें नियुक्ति, चूर्णी तथा टीका कहा जाता है। जैन आगमों को वर्तमान स्वरूप 526 ईस्वी वल्लभी में आयोजित जैन संगीति में प्रदान किया गया था। ये सारे अंग जो हैं ये कब प्रदान किए गए? ये प्रदान किए गए हैं वल्लभी में। वल्लभी जो कि जैन संगीति थी, जैन संगीति आयोजित की गई थी वल्लभी में, वहीं पर जो है इन सब अंगों को मान्य किया गया। तो आप याद रखेंगे इसमें यही कि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है आगम, और आगम के 12 महत्वपूर्ण जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? वो है अंग, और अंगों की संख्या है 12, जिन्हें कि वर्तमान स्वरूप 526 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित जैन संगीति में स्वीकार किया गया।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब कुछ एक जो है ऐतिहासिक ग्रंथ तथा रचनाकार हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा, और इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखें। सबसे पहला है, एक साइड ग्रंथ लिखे हैं, एक साइड रचनाकार। कथा सरित सागर सोमदेव, तो कथा सरित सागर लिखी है सोमदेव ने। नेक्स्ट है वृहत कथा मंजरी, तो ये लिखी है क्षेमेंद्र ने। जो जिनको मैं 2 बार बोलूँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो 1 बार बोलूँगी उनको आप थोड़ा कम याद करिए, मतलब वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि मैं 2 से 3 बार अगर किसी एक ग्रंथ को बोलती हूँ तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दश कुमार चरित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दंडी ने लिखी है दश कुमार चरित। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शूद्रक ने ये लिखी है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य, कुछ भी कह लीजिए। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित्र बाणभट्ट, और गौड़वाहो लिखी है वाकपति ने। नेक्स्ट है विक्रमांक देवचरित, ये लिखी है बिल्हण ने। तो इस जो पहली वाली लाइन है इसमें आपने कौन कौन सी याद रखनी है? वो रखनी है कथा सरित सागर जो कि सोमदेव ने लिखी है, दश कुमार चरित ये लिखी है दंडी ने, मृच्छकटिकम ये लिखी है शूद्रक ने, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, हर्षचरित बाणभट्ट ने, और ये जो बाकी हैं ये आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी साइड देखते हैं। रामचरित तो ये लिखी है हेमचंद्र जी ने, और रामचरितमानस जो है वो लिखी है तुलसीदास से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है कुमार पाल चरित, ये लिखी है जयसिंह ने। दयाश्रेय काव्य ये लिखी है हेमचंद्र ने। नेक्स्ट है नक्शाह साकच रिज ये लिखी है पद्मगुप्त ने। पृथ्वीराज विजय ये लिखी है जयनक ने, और प्रबंध कोश ये लिखी है राजशेखर ने, और लास्ट है वसंत विलास ये लिखी है बालचंद्र ने। तो ये थे आपके पूरे के पूरे जो ग्रंथ हैं उनके बारे में हमने जाना। तो ये जो पहली लाइन है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको सारे के सारे याद करने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु, आचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि से अनेक ऐतिहासिक जो है स्मृतियाँ मिलती हैं। तो आप याद रखेंगे जैन ग्रंथों में कौन कौन से आ गए? भद्रबाहु चरित्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये सब जो हैं जैन ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन तथा समकालीन घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैन ग्रंथ में जो भगवती सूत्र है उसमें किसके बारे में पता चलता है? वो पता चलता है महावीर स्वामी जी के बारे में। नेक्स्ट है शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। तो आप याद रखेंगे पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर कौन सा जो ग्रंथ लिखा था? वो लिखा था महाभाष्य, जिससे मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। तो जिससे किसके बारे में महाभाष्य में किसके बारे में उल्लेख है? तो ये है मौर्योत्तर काल की जानकारी। नेक्स्ट है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। याद रखिएगा पतंजलि किसके पुरोहित थे? ये थे पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। जैसे कि आपको मैंने कहा ये संस्कृत व्याकरण है अष्टाध्यायी, जिसे लिखा है पाणिनि ने। इससे पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण मिलता है। इसमें पूर्व में जो मौर्य काल की सामाजिक दशा थी उसके बारे में हमें पता चलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, जिसे चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में मौर्य काल की राज व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण मिलता है। और ये जो किताब है अर्थशास्त्र जो किताब है ये राज्य व्यवस्था पर आधारित किताब है। यह राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है। याद रखिएगा कौन सी किताब ऐसी किताब है जो कि राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है? तो दैट इज़ अर्थशास्त्र, जो कि किसने लिखी है? विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, कुछ भी कह लीजिए। ये सभी जो हैं चाणक्य के ही नाम थे। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन कलहण ने किया।
तो संस्कृत भाषा में जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई उनका क्रमबद्ध लेखन किसने किया, तो ये किया है कल्हण ने। कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक जो है हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो राजतरंगिणी किसने लिखी है, ये लिखी है कल्हण ने, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका है, ये है कश्मीर के इतिहास का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने कमेंट्स भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।